कुणाल और मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। कुणाल को मुझ पर भरोसा करते थे। मैं बांझ थी, मगर मैंने कुणाल से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है हमारा बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा, और कुणाल ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। लेकिन अब मैं और ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोल कर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसी करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब कुणाल घर वापस आया तो मुझे देखकर बोला, क्या बात है रीमा, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों रख कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है। उस अंधेरे का क्या करूं मैं तो उजड़ गई हूँ। कुणाल कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कुणाल को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा है कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर कुणाल पल भर के लिए उनके चेहरे पर उदासी भर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं रीमा, मेरे लिए तुम ही काफी हो। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। कुणाल की तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया है जो तुम अपनी बेटी की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल बढ़ाना है ना, इसलिए मुझे अपनी बेटी की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। यह सब बातें सुनकर मैं थर-थर कांपने लगी थी। जब कुणाल घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे सारी कहानी सुनाई। कुणाल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, रीमा के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है, इसलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सर झटका और कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा कि बांझ पत्नी की इस कदर नाच नखरे उठाता है। जबकि कुणाल की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान से धन्यवाद किया और कहा कि कुणाल का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो मैंने सोचा कि कुणाल को चाय बनाकर दे दूं। मैं चाय बनाने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई थी। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, मैं रीमा को तलाक दिलवाकर कुणाल की दूसरी शादी जरूर करूंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरा दिल पर बोझ आ गिरा था। मैं चाय बनाए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी।
मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी मम्मी बोली, रीमा बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी? क्या मेरे साथ बात करने को भी जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरे खातिर तड़प रही होगी। मैं कहने लगी, मम्मी मेरी जिंदगी पहले तो बहुत ही खुशहाल थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकती रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा है कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी कुणाल बहुत ही अच्छा इंसान है, मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ जाता है, मगर आखिर है तो मर्द ही ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में मैं भी एक बच्चा होना चाहिए और उसकी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम कुणाल की दूसरी शादी खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वह दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दबकर रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुम्हारी जगह हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। बच्चा पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार होगी। मम्मी की बातें सुनकर मुझे लगा था कि वह बिल्कुल ठीक कह रही है। बोली, मम्मी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की हो तो मुझे जरूर बताना। मैंने सोच लिया था कि कुणाल की दूसरी शादी करवाए बगैर मेरा अब इस घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। हालांकि यह बात मेरे दिल पर किसी कयामत की तरह गुजरी रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी और मुझे कुणाल पर विश्वास था कि कुणाल का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा और इसलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे कुणाल के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी और वह यह थी कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था। जिस लड़की से मेरा रिश्ता तय था उसका नाम आदित्य था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने इंटर किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर इंटर पास कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है और फिर आदित्य बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर वह फिर भी सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन आदित्य को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत नफरत हो गई थी। आदित्य की एक बात मुझे बहुत बुरी लगती थी, वह यह थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझे रीमा की जगह रानी कहकर बुलाया करता था। मुझसे कहता कि रानी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं आदित्य से कहती कि तुम हमारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां तो तुम्हारे पीछे पड़ी है। तो वह कहता कि कृष्णा तो सिर्फ राधा का ही होता है, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार आदित्य मेरे लिए गांव में मेले के से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। आदित्य की इन लोफर हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैं आदित्य की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार आदित्य के आंखों में आंसू देखे थे और आदित्य की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन आदित्य इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन एक लड़की के साथ घूमते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी
वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, आदित्य अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर कुछ साल पहले ही मेरे बड़े भाई ने गांव में अस्पताल बनाने की एप्लीकेशन दी हुई थी। उन्हीं दिनों एक टीम गांव में आई थी और जमीन वगैरह का परीक्षण कर रही थी और फिर गांव में एक बहुत ही बड़े से अस्पताल की बुनियाद डाली गई थी। वहां सब लोग ही पापा के डेरे में रहते थे, ठहरते थे। कुछ दिन बाद टीम वापस चली गई थी, मगर एक इंसान ऐसा था जो वापस नहीं गया था और उसका नाम था कुणाल। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र कुणाल पर पड़ी थी। पहली ही नज़र में कुणाल मुझे पसंद आ गया था। कुणाल की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई हूँ। और फिर अगली बार मैं कुणाल से खुद ही मिलने चली गई थी। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार है। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर आदित्य के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है, मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने कुणाल से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ, हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। कुणाल ने हामी भरी थी और वापस से शहर चला गया था और फिर पूरी 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात करने का फैसला किया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं आदित्य से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने आदित्य की माँ को जवान दे रखी है और अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं आदित्य की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी और वफादार हो तो बद से बदतर लड़का भी ठीक कर लेती है। पापा यह कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय कुणाल को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी कुणाल के साथ शहर भाग गई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं कुणाल को खोना नहीं चाहती थी। कुणाल ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब कुणाल की माँ को पता चला कि कुणाल मुझे घर से भगा के लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव के चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। कुणाल भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास जरा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और कुणाल के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कुणाल एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी की हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नर्क बन जाती। खैर, नर्क तो अब भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ, बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बद्दुआ का नतीजा तो नहीं है। खैर, अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोच ली थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास से चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को पैसों के बदले में अपने साथ मिला लिया था। मैं उसको कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर
गरीब लाचार सी लड़की का रिश्ता ला कर दो, और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता करने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची चाहती है कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी मैं कभी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरा पति तो इसकी इश्क में पागल ही हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। यह बहुत ही सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था। मैंने उस पिंकी नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर ली थी। मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और नंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननद बोली, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हैं? मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तुम उससे शादी कर लो। जिस पर कुणाल बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने पसंद की शादी करके कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया है कि आप मुझे हर वक्त ताने देते रहते हो। मैंने आपसे कह दिया कि मैं रीमा के अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं करूंगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वही मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और नंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वहीं कुणाल की बातें सुनकर मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद कुणाल भी मेरे पीछे आ गया था। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर लो। कुणाल मेरी बात पर हैरान हो गया था। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा आपको दूसरी शादी की इजाजत दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। कुणाल कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी को स्वीकार नहीं कर सकता, फिर वह चाहे तुम्हारी पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है, आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर भी बच्चे होंगे, मेरी तरसी हुई ममता को सुकून मिल जाएगा। कुणाल ने इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी। मैं तो बस यह सब कुणाल को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर कुछ दिन मेरे और कुणाल के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मगर मैं खुश नहीं थी। पिंकी को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन पिंकी मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने कुणाल के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को यूं जलता हुआ देखकर वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वह पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज वह किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी, आज उसकी बाहों में कोई और सो रहा होगा। मुझे किसी पल सुकून नहीं मिल रहा था। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल आई थी, क्योंकि मैं कुणाल से मुलाकात करना चाहती थी, मगर वह तो दिन के 12 बज जाने पर भी कमरे से नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन पिंकी से पूछा तो वह कहने लगी, कुणाल तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? वो पिंकी रोने लगी और बोली, कुणाल ने मुझसे कहा है कि उन्होंने यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है और अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी?
मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की मुझे ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि कुणाल मुझसे नाराज होंगे, खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। कुणाल की शादी को आज तीसरा दिन था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब से ख्याल सताने लगे थे। इसलिए जब एक दिन पिंकी किचन में बिजी थी तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। कुणाल अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज सुनकर बोला, आ गई मेरी प्यारी पिंकी। शब्द थे या हथौड़े जो मेरे सर पर आकर लगे थे। मैं वापस उनके कदमों में से लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में पिंकी ने कुणाल को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी थी। तब पता चला कि मेरी तो नंद भी आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देखा तुम्हारी माँ कितनी सियानी है। मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रीमा बेचारी को तो यह भी मालूम नहीं कि उसकी अपनी पति की शादी जिस लड़की से करवाई है वह मेरी पसंद की लड़की है। कुणाल भी पिंकी को पहली नजर में फिदा हो गया है। यह सब तो ठीक है, इस लालची औरत की वजह से हुआ है जिसने रीमा को बेवकूफ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। मेरी सास आगे बोली, मैं रीमा को खाने में बच्चा न होने वाली इतनी गोलियां खिलाई हैं कि अब वह सच में बांझ बन चुकी है। ये सब शब्द थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर बरस रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई थी ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुने। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं कुणाल के कमरे की तरफ गई तो वो पिंकी से कह रहा था, मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं रीमा को भगा कर लाया था तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रीमा के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे फोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी है। जरूर है, मगर अब भी वह अकेली है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहां रहकर आया था, मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं रीमा को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी है। और मेरी जान पिंकी, तुम भी मुझे पहली ही नजर में भाग गई थी। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, मैं यह सब कैसे सुन रही थी? यह वही कुणाल था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। मैं दबे कदमों कुणाल के कमरे में चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं था कि मैं उसका राज इतना जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, कुणाल, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था? किसी इंसान ने भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देना के बराबर होता है। तुम सबने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है। इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल आई थी। वह मेरे पीछे आया था। कमरे का दरवाजा खटखटाता रह गया, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसी रात मैं कुणाल के कमरे से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने कुणाल से अभी तक तलाक नहीं ली है क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फायदा? मैं मम्मी से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आती है। वह मुझे घर भी ले जाना चाहती है, मगर मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। एक दिन अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, मैडम जी, यह लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है। उस लिफाफे पर नजर पड़ते ही मुझे पहले ख्याल कुणाल का आया था और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई थी। अब तो मुझे कुणाल के नाम से ही नफरत हो गई थी। खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने कुणाल को दिलो जान से चाहा था। जी हाँ, कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं। और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए
मैं आगे बढ़ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, कुणाल मेरे लिए इतना कम मेहरबान हो सकता है। वह मुझे कोई गिफ्ट क्यों भेजेगा? वह तो अपनी पिंकी में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ किया, उसके बाद तो मैं कुणाल से किसी बात की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया, और अंदर कमरे में बैठकर जब वह लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां थी जो कभी मुझे आदित्य ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही आदित्य का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो यह चूड़ियां मुझे आदित्य ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी थी और गार्ड से पूछा था, यह चूड़ियां तुम्हें किसने दी है? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने यह चूड़ियां दी थी वह कब का जा चुका था, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था, अगर रीमा मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो इन कांच की चूड़ियां के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियां के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। तो अचानक ही मेरे लब फरफराए थे। मेरी आंखों से बेहताशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह आदित्य का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्या आदित्य को मैं अब भी याद थी? क्या आदित्य अभी मुझसे मोहब्बत करता था? लेकिन मैं अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियां को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी, और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने आदित्य के बारे में पूछा था, और आदित्य के बारे में जो कहानी मुझे मेरी माँ ने सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया कि जिस दिन तुम कुणाल के साथ घर से भाग गई थी उस दिन आदित्य बहुत रोया था। उसकी चीखों से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह चीख चीख कर कह रहा था, रानी रानी पुकार रहा था। मुझे याद आया कि आदित्य मुझे रानी ही तो पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपनी बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता है कि तुम उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़ गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा कर लिया है, जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब भगवान की कृपा से आदित्य के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना ही उसके पास पैसा है उतना ही वह गरीब को दान कर देता है। वह कहता है कि इतने सारे पैसे को अपने पास रखकर क्या करूंगा जब मेरी रानी ही मेरे पास नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। अब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसकी हालत की जिम्मेदार हमारी अपनी बेटी है। आदित्य के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। जल्द से जल्द आदित्य से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल आदित्य से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं आदित्य से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ की आंखें चमक उठी थी। कहने लगी, रीमा अगर तुम चाहो तो आदित्य के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह अब भी तुम्हारे इंतजार में ही है। मैं अब कहाँ आदित्य के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन मैं एक बार आदित्य से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी, जो मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई और कुणाल को हीरा समझकर पत्थर से सर फोड़ बैठी थी। मैं मम्मी के साथ आदित्य के घर पहुंच गई थी। उस समय आदित्य अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में बैठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे काफी देर हो गए, लेकिन आदित्य अभी तक नहीं आया था। मैंने नौकर से पूछकर आदित्य के कमरे में चली गई थी। साफ सुथरा कमरा, कहीं से भी आदित्य का कमरा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक ही मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे लगे फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियां के टुकड़ों से रानी लिखा हुआ था, जिसका मतलब है आदित्य मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। आदित्य ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हीं पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था। आदित्य ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था
और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए हैं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पता ही नहीं चला कि आदित्य मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने रानी कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। वो लापरवाह सा लोफर आदित्य कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कहीं ही नहीं लगता था कि वह अनपढ़ है। मैं रोती हुई अचानक ही आदित्य के सीने से लगी जा रही थी। मैंने सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। मैं यह भी भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और आदित्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। आदित्य मुझे देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं आदित्य के सीने से लगी रोती रही थी। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, आदित्य मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। शायद इसलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद आदित्य ने मेरा सिर पर हाथ रखा था। उसने कहा, रानी, मैं तुम्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई आदित्य के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद आदित्य बोला कि रानी, मेरे दिल के दरवाजे अब भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए आदित्य के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 5 साल पहले वाले लापरवाह से आदित्य के चेहरे पर हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, आदित्य, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं कुणाल की त्याग हुई पत्नी हूँ, एक बांझ औरत हूँ जिस पर आदित्य ने कहा था कि रानी, तुम मेरे लिए अब से वही 5 साल पहले वाली रानी हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि आदित्य की जिंदगी में रोशनी भरने से बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी नहीं दे सकती थी और कुणाल ने मुझे जो जख्म दिया था वह अभी ताजा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब भी किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द मर्द ही होता है। कहीं ऐसा न हो आदित्य को कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भाग आई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर आदित्य मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था कि रानी, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है, कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी मैं तुम्हारी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा, कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं यह कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो उन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर आदित्य वह कांच की चूड़ियां मेरे बेड पर रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही थी। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वह कांच की चूड़ियां उठाई और अपने हाथों से पहन ली थी। जब मैं बाहर निकल कर आई तो आदित्य मम्मी के साथ बातों में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देखकर आदित्य के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि मैं चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ, और जब मैं उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए थे तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खासकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसती हुई अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और पापा ने कुणाल से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। 1 हफ्ते में ही मेरा और कुणाल का तलाक हो गया था और मेरी शादी आदित्य से हो गई। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था कि ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे अब महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैं कुणाल के साथ बस कोर्ट मैरिज की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं आदित्य का इंतजार कर रही थी तो मेरे दिल में कहीं से कहीं कुणाल की परछाई नहीं आई थी।
बस आदित्य नाम से ही दिल धड़क रहा था। और अब आदित्य कमरे में आया था तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। और जब आदित्य ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास अपना मुंह ले जाकर मदहोश लफ्जों में कहा, रानी मैंने तुमसे कहा था ना कि राधा सिर्फ कृष्ण की ही होती है, बाकी तो सब गोपियां हैं। तो मैंने शर्मा कर अपना सर आदित्य के सीने में छुपा लिया था। आदित्य ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आदित्य के साथ जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। आदित्य की मोहब्बत के साए 1 साल गुजर चुके थे। मैं आदित्य को अपनी और कुणाल की सारी कहानी सुना दी थी। आदित्य ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी इलाज के बाद मैं मां बन सकती हूँ। और एक मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात कुणाल से हुई थी, लेकिन कुणाल के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया था, मुझे हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। कहने लगा, रीमा, मैं और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने का बहुत जल्दी था और जब शादी के 1 साल बाद भी पिंकी प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैंने और पिंकी ने टेस्ट करवाए थे जिसमें पिंकी की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब पिंकी दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती है। रीमा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग सकता हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर सकती हो तो प्लीज जरूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ करने से मेरी जिंदगी में आए हुए दुख को थोड़े से कम हो जाएंगे। मैंने कसकर आदित्य का हाथ पकड़ा और आदित्य की तरफ देखते हुए कुणाल से कहा था कि कुणाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे दी है तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। कुणाल हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रह गया था और मैं आदित्य का हाथ थामे आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ जिंदगी मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।